केसरिया बालम आओ हमारे देश। मुझे माफ कर दो रुक्मी, मैंने तुम्हें गलत समझा। ये क्या कर रहे हो कुंवर साहब? ये ठीक ना है। क्यों? यही तो चाहती हो ना तुम, कि मैं तुमसे माफी मांगू और दोबारा तुम्हें अपनी बिंदनी होने का हक दूं। इसीलिए तो दिन रात रसाल के कान भरती रहती हो तुम, है ना? अब मैं आपको कैसे विश्वास दिलाऊं कुंवर साहब? मैंने रसाल से अपने लिए कभी कुछ न मांगा। बस यही तो खासियत है तुम्हारी, खुद अपनी जबान से कभी कुछ नहीं मांगती है, लेकिन ऐसा कर देती हो कि सामने वाला तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाए। रसाल के सामने रो रो के तुमने उसके दिल में इतनी जगह बना ली है कि अब तुम्हारे बिना कहे वो तुम्हारे लिए लड़ने को तैयार हो जाती है और तुम्हारा काम आसानी से हो जाता है ना? उस बेचारी को तो ये भी पता नहीं लगता कि तुम उसके साथ क्या खेल खेल रहे हो, क्योंकि उसके सर पर तो सिर्फ एक ही भूत सवार है, उसे किसी भी तरह अपनी इस भोली भाली जीजी को न्याय दिलवाना है। बस एक बात कान खोलकर सुन लो तुम, रसाल से दूर रहना, समझी? मासा ने नाश्ता किया? मैंने भिजवाया था पर उन्होंने लौटा दिया। रहने दो, मने भूख ना है। पापा साहब, जे आप ना खाएंगे तो घर के दूसरे भी शांति से ना खाएंगे। थोड़ा सा खा लीजिए। रसाल, रुक्मी कटे है। बड़े ठाकुर साहब, ठोक दो मासा। रुक्मणी, ये एक एहसान रहेगा थारा हमारे ऊपर। हाँ भंवर, ये रुक्मी का एहसान ही रहेगा तुम सब पर। मैंने तो फैसला ले लिया था कि अब हमारे कमरे से हमारी अर्थी ही बाहर जावेगी, पर रुक्मी ने हमारा मन बदल दियो। जैसे इसने इतने अन्याय के बावजूद तुम सबको माफ कर दियो, आज मैं भी सिर्फ इसकी खातिर तुम सबको माफ कर रही हूं। पर ये कतई मत समझना कि माफ कर रही हूं इसका मतलब तुम सबके किए हुए पाप भी मैं ढूंढूंगी। तुम लोगों ने तो इस घर की लक्ष्मी को नौकरानी बनाकर रखा है और ये मारे को मंजूर ना है। जो हुआ है वो तो मैं बदल ना सकूं, क्योंकि एक बहन को न्याय दिलाने में दूसरी बहन पर अन्याय हो जाएगा। पर भंवर जी मासा, ये मैं जरूर चाहूंगी कि आज के बाद रुक्मी को इस हेली में एक नौकरानी का नहीं बल्कि एक बिंदनी का दर्जा दिया जाए। रुक्मी रणवीर की बड़ी बिंदनी है, इसीलिए इसे भी गायत्री और पद्मा की तरह बड़ी बिंदनी होने का मान मिलना चाहिए।
इंसान सिर्फ बड़ा होने से ही ना मिले है मासा, कर्म भी बड़ा होना जरूरी है। रुक्मणी ने जो इस घर के साथ धोखा किया है वो तो हम सब जानते हैं, लेकिन कल जो गायत्री ने किया उसके बाद तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा कि किस पर विश्वास करूं और किस पर ना करूं। धोखा तने गायत्री ने नहीं, चंचल ने दिया था। गायत्री तो मैंने बाहर जाने से मनाही कर रही थी, रास्ता चंचल ने दिया था। गायत्री को नीचा दिखाने का आज तक तन्ने एक मौका भी ना छोड़ा। हर बार अपने स्वार्थ के लिए षड्यंत्र रचती रही, पर हर बार मैंने थारी करतूतों को नजरअंदाज किया, ये सोचकर कि थारे को एक न एक दिन समझ आ जाएगी। पर घृणा और स्वार्थ ने थारे को इतना गिरा दिया कि तन्ने मासा को जानबूझकर इस दलदल में धकेला। तन्ने इतना भी ना सोचा कि सच सुनकर अगर मासा को कुछ हो जाता तो क्या होता। तूने आज इस हवेली की मर्यादा को लांघकर धोखा दिया है चंचल, और अब ठाकुर भंवर सिंह थारा भी न्याय करेगा। इस हवेली और हम सबको धोखा देने के जुर्म में जो सजा मदन सिंह की बेटी रुक्मणी को मिली है, वही सजा थारे को भी भुगतनी होगी। थारे को यह हवेली छोड़कर मैंने मासा को जानबूझकर जान दिया। मारे को मालूम आप हमेशा हमारे कोई दोस्त थे, पर वैसा नहीं है जैसा इल्जाम आप हमारे ऊपर लगा रहे हैं। सब कुछ तो है हमारे पास, एक प्यार करने वाला भी, एक जिम्मेदार बेटा। फिर आप ही बताइए कि सिर्फ एक गायत्री को नीचा दिखाने के लिए मैं मासा को उस सच का सामना करने दूं जिससे मासा की जान भी जा सके। और आपरी गायत्री तो हमेशा यही चाहे कि वो सबकी नजरों में महान बनी रहे। अब गायत्री को बीच में काहे घसीट रही हो? क्योंकि आप वो ना देख सके जो मारे को दिख रहा है। षड्यंत्र मैं नहीं, गायत्री रच रही है, वो भी रुक्मी को साथ लेकर, क्योंकि वो अच्छी तरह से जाने कि उसे मासा की शय। मारी एक बात गांठ बांध लेना, अब धीरे धीरे इस घर में गुटबाजी शुरू हो जाएगी। एक गुट में वो दुखियारी हालात की मारी गायत्री और उसकी नई चेली रुक्मी, और दूसरे गुट में इस घर की सारी औरतें। आपकी तरह हमारी रगों में भी राजपूतों का खून। हमारा मन जाने कि मैंने जो किया सही किया, बाकी आपकी मर्जी। तुम मारे को दो राह से सही रास्ते पर जाने की सलाह देवे हो, तो फिर जब थारे पे इल्जाम लगा तो तूने मारे को क्यों नहीं कहा कि मैं गलत हूं? बोलो गायत्री। मैं बींद और बींदनी के झगड़े की वजह नहीं बनना चाहती थी, और आप ही तो कहो हो ना कि अंत भला तो सब भला है। हाँ, शायद थारी बात ठीक है गायत्री। मासा ने रुक्मणी के बारे में जो कहा है उसके बारे में आपने क्या सोचा? सोचना क्या है, मासा की खातिर रुक्मणी को हवेली में वापस ले आए।
अभी उसे बींदड़ी बनाकर उसे अधिकार नहीं दे सकते। उन अधिकारों की जिसकी वो हकदार हो तब भी नहीं। रुक्मणी भी हमारी तरह हेड़ी की बींदड़ी कहलाकर अपना जीवन बिता लेगी। रणवीर के साथ हुए 7 फेरों के बदले रुक्मणी को हमारी तरह रणवीर की बड़ी बींदड़ी कहलाने का मान भी नहीं मिलेगा। मैं अठे थारे बारे में बात करने आया हूं, रुक्मणी के बारे में नहीं। बात तो एक ही है ना ठाकुर साहब, रुक्मणी और महारा भाग तो एक ही है। की कर रही है? काई काट रही है तस्वीरें? मैंने रुक्मी जीजी की तस्वीर से कोसा को काट दिया है और अब वो हमारे दोस्त भी ना है। अरे कि तस्वीर काहे फेंक रहा है? हा तो कुंवर सा आटे बैठा है और मैं थारी खेत में बाढ़ देख रहा था। तूने कहा था ना हल जोतने में तुम्हारी मदद करेगा। मैंने रुक्मी जीजी और रसाल जीजी की बहुत याद आवे। बाबू चलो ना हवेली चलते हैं। अरे गेला हो गया है के बिना न्योते के हवेली ना जा सके। यह बात तू ना समझेगा। अच्छा एक काम कर, ये पिसा ले और अपनी जीजी को फोन कर ले। हुकुम छास। अरे जीजी आओ ना। रुको, मेरे जूते साफ कर दो। छाछ दो। हेलो, मैंने रुक्मी जीजी से बात करनी है। हाँ, 1 मिनट। गीसू का फोन है। गीसू कैसा है तू? आज थारे को जीजी की याद आई? याद तो रोज आ रही जीजी, पर बापू ने आज पैसा दियो इसलिए मैंने फोन किया। मैंने रुक्मी जीजी से बात करनी है। हाँ जीजी लो गीसू से बात करो। 1 मिनट। तुम्हारा काम हो गया ना, अब जाओ यहां से। जाओ, मेरा मुंह क्या देख रही हो? रुको जीजी, ये मारा भी कमरा। जीजी लो बात कर। जीजी लो। कैसा है? अब आप चिंता ना करो, मैं बड़ा हो गया हूँ। बाबू के साथ खेतों में काम करने लगा हूँ। अब देखना, मैं हर साल फसल उगाकर आपको पैसा भेजूंगा और आपको हवेली में काम करने की जरूरत ना पड़ेगी।
फोन दो। अंग्रेजी पीने का मजा ही अलग है पण किस खुशी में? मैंने दिवाकर की जमीन बेच दी पूरे 40 लाख में। क्या हुआ मामू साहब? भांजे, थारे को कितनी बार समझाया है कि दीवारों की भी कान होते हैं और इस हवेली की दीवारें तो देखती भी है भांजे, देखती भी है। किसी को पता चल गया कि मैं चुपके तेरे साथ जश्न मना रहा हूं तो थारे साथ मारा भी लेट्स गो हो जाएगा। जीजोसा ने बिलासपुर की फैक्ट्री चलाने का काम तेरे को बड़े भरोसे के साथ सौंपा है। उन्हें जरा भी भनक पड़ गई कि तू बिलासपुर के किसानों की जमीन बेचकर पैसा कमा रहा है तो खड़े खड़े तेरी जायदाद रणवीर के नाम पे हो जाएगी। रणवीर के नाम पे सारी जायदाद हो जाएगी और मैं देखता रहूंगा। मामो साहब, आपने दीप सिंह को अब तक पहचाना नहीं। भाणजे यूं बोल कि तन्ने रणवीर को नहीं पहचाना है। देखा नहीं कल वो मासा के सामने रसाल का हाथ कैसे पकड़ रहा था? भाणजे, प्लान तो ये था कि रणवीर ठुमरी की संगत में शराब में डूब हो जावे और इसका उल्टा ही हो रहा है। वो एक ब्याहता की जिंदगी जीने का प्रोग्राम बना रहा है और वो भी खुद की मर्जी से। ब्याहता का जीवन तो आजकल मैं भी बिताने लगा हूं मामा साहब, और जब तक ये भ्रम बना रहेगा तब तक पापा हमारे से बिलासपुर फैक्ट्री के बारे में पूछने वाले तक नहीं। समझियो? समझियो। लेट्स गो। हमारे को बच्चा बना दिया। थारे को मारे से भी लंबी उम्र मिले। अरे मासा भाई साहब, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। आज मैं सारे परिवार के सामने थारे को बिलासपुर वाली फैक्ट्री तोहफे में देता हूं। अरे भाई साहब, जन्मदिन मुबारक हो।